चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। खबर मज़ेदार, लज्जतदार है और आप सब भी इसके खूब मज़े ले रहे होंगे, ये मुझे पता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडी ठगबंधन की, जिसकी नाव में अचानक ही इतने छेद हो गए हैं कि अब उसे डूबने से भगवान भी नहीं बचा सकते। हाँ, वही भगवान जिनके आगमन पर इन बददिमाग मूर्ख नेताओं ने निमंत्रण ठुकरा दिया था। इन्होंने सोचा कि भगवान भगवान क्या होता है, वो तो एक पत्थर की मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की नौटंकी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। खूब अनाप शनाप इनके नेताओं ने बयान दिया और मजाक में उड़ा दिया श्री राम के आगमन दिवस को। नतीजा आप सबके सामने है। सोचिए, आखिर राम मंदिर उद्घाटन के 4 दिन के भीतर ही ऐसा क्या हो गया कि सारे नेता छिटक गए और बनने से पहले ही इंडी ठगबंधन धराशायी हो गया। 4 दिन में इतना खेला कैसे हो गया, ये तो जानना पड़ेगा ना। तो आइए ना खेला समझते हैं। 2024 के चुनाव से पहले मोदी जी से मुकाबला करने के लिए देश भर की 26 पार्टियों ने जून 2023 में एक साथ गठबंधन किया। मिलकर बैठे थे महफिल में जुगनू सारे। ऐलान ये था कि सूरज को हटाया जाए। जुलाई 2023 में बेंगलुरु से पहली बार इंडिया गठबंधन का नाम अनाउंस हुआ। बड़ा हंगामा खड़ा किया गया सोशल मीडिया पर। वामपंथी, कांग्रेसी, मुस्लिम सहित सभी विपक्षी दल और उनके चंगू मंगू समूह गान और समूह नृत्य करने लगे कि अब मोदी की छुट्टी होगी, अब गठबंधन का शासन आएगा। लेकिन दुखद कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जहां यह मुद्दा सामने आया कि गठबंधन का नेता कौन, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन, बस ले दनादन घूसम लत्तम। कांग्रेस का दुख ये है कि राहुल गांधी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं और कांग्रेस की मजबूरी यह है कि राहुल के रहते किसी और को वो नेता बना नहीं सकते। इसके बाद से ही गठबंधन के टायर की हवा निकलनी शुरू हो गई और गिरते पड़ते 7 महीने का यह प्री मैच्योर बेबी जन्म लेने से भी अब कतरा रहा है। लेकिन इसके सर्वनाश की असली कहानी तो श्री राम ने लिखी। जी हाँ, वही श्री राम जिनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह से इन लोगों ने किनारा कर लिया था। दरअसल 22 जनवरी के बाद विपक्ष को यह समझ में आ गया कि हम नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में नहीं हरा पाएंगे। देश में चौतरफा राम नाम की सुनामी से विपक्षी दलों के हौसले उखड़ गए। इसके बाद से सभी इस कोशिश में लग गए कि वे अपने अपने राज्य में अपनी पकड़ को बरकरार रखें। गठबंधन के चक्कर में कहीं राज्य भी हाथ से ना चला जाए। अजीब बात है कि जब से यह मुहिम शुरू हुई, कोई न कोई नेता हर मीटिंग में नाराज ही रहा। पहली मीटिंग जो पटना में हुई उसमें केजरीवाल, उसके बाद नीतीश और फिर ममता बनर्जी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस जो यह कहती रही कि जो भी मतभेद है उसे दूर कर लिया जाएगा, अब उसके सामने भी बहुत बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनाव में अब बमुश्किल 2-2.5 महीने बचे हैं। नरेंद्र मोदी की निगाह अपने अंतिम चुनाव में 400 प्लस के आंकड़े पर है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर से पैदा हुई हिंदुत्व की लहर पर सवार बीजेपी जाति को साधने में भी पीछे नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हो चुका है। दलितों को लुभाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का प्लान भी तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर गठबंधन इंडिया की नज़र हर हाल में मोदी के विजय रथ को रोकने की थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष का गठबंधन हांफने लगा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जिसकी पहल पर विपक्षी गठबंधन ने आकार लिया, वही नीतीश कुमार अब पलटी मारकर भाजपा के खेमे में चले गए। ये वैसे ही है जैसे युद्ध शुरू होने से ऐन पहले सारथी ही पाला बदल ले। नीतीश के यू टर्न के अलावा ममता बनर्जी और केजरीवाल भी कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। कई और राज्यों में भी विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन की नाव में पहला छेद किया है। उनसे पहले ममता बनर्जी विपक्षी इंडिया की नाव में छेद कर चुकी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बंगाल में प्रवेश करने से पहले ही ममता ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी टीएमसी लोकसभा चुनाव में
राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उसके बाद राहुल की यात्रा को सिलीगुड़ी में जाने से रोका गया। साथ ही बंगाल में सार्वजनिक बैठक की परमिशन नहीं दी गई और इसके लिए राज्य में चल रही परीक्षाओं का हवाला दिया गया। खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ममता को पत्र लिखकर उनसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने की गुजारिश की थी। ममता ने उनके अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया और दो टूक कह दिया कि वह राहुल की यात्रा में 5 मिनट के लिए भी शामिल नहीं हो सकती। अब इससे बड़ी बेइज्जती कांग्रेस की क्या हो सकती है। सीट भी नहीं देंगी, सहयोग भी नहीं करेंगी, शामिल भी नहीं होंगी और रोक लगाएंगी अलग से। टीएमसी एमपी डेरेक ओ ब्रायन इसके लिए अधीर रंजन चौधरी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो लगातार ममता बनर्जी को उल्टा सीधा कह रहे थे। और टीएमसी की सुष्मिता देव तो अधीर को बीजेपी का एजेंट तक बता रही हैं। जवाब में अधीर ने जोश में डेरेक ओ ब्रायन को विदेशी कह दिया। अब उस बयान के लिए माफी मांग रहे हैं। मतलब साफ है, बंगाल में गठबंधन और कांग्रेस दोनों खत्म। एक चैप्टर क्लोज हुआ। केरल में भी विपक्षी गठबंधन धरातल पर उतरता नहीं दिख रहा। सूबे में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ और लेफ्ट की एलडीएफ एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस और लेफ्ट जब पहले भी बंगाल में हाथ मिला चुके थे, तब भी केरल में वे दूर दूर ही रहे। इस बार भी राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच ही मुकाबला दिखेगा, जबकि पश्चिम बंगाल में दोनों गलबहियां कर रहे हैं। यानी केरल में विपक्षी गठबंधन न कागज पर दिखेगा और न ही जमीन पर। तो ये दूसरा चैप्टर भी क्लोज। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में भी विपक्षी एकजुटता के चिथड़े उड़ चुके हैं। मायावती पहले ही गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी भले ही कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात बनती नहीं दिख रही है। यूपी में कांग्रेस 15 सीटें चाह रही थी, लेकिन अखिलेश 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं थे। बाद में 11 सीटों के लिए राजी हो गए, लेकिन कांग्रेस ने उस पर अभी तक हामी नहीं भरी है। खैर, उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी कोई गठबंधन, कोई जुगाड़ चलना ही नहीं है। यहाँ तो वही होगा जो श्री राम चाहेंगे। तो यहाँ का चैप्टर तो परमानेंट क्लोज है। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का है। यूपी के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में ही हैं। यहाँ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और शरद पवार का एनसीपी गुट शामिल है। यहाँ सीट शेयरिंग पर पेच कितनी बुरी तरह फंसा हुआ है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसकी वजह से ही कांग्रेस के बड़े युवा चेहरों में शुमार रहे मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। यहाँ संजय राउत पहले से ही कांग्रेस को जीरो से शुरू करने की सलाह दे चुके हैं। तो यहाँ अब एक सीट जीतना भी कांग्रेस के लिए पहाड़ ही है। तो यह चैप्टर भी क्लोज ही समझिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यहाँ कुल 13 सीटें हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस से हमारा कोई संबंध ही नहीं है। लो भाई, कर लो बात। फिर गठबंधन में शामिल काहे को हुए थे केजरीवाल? तो मामला खत्म ही है। अब बिहार में जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने ही है। कभी लालू यादव कहा करते थे कि जैसे समोसे में आलू वैसे बिहार में लालू, पर असली आलू तो इशरत के अब्बू निकले। जिधर भी गए मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपक गए। कोई ऐसा कारीगर नेता भारत में है जो ऐसा कमाल दिखा सके, जो राज्य में हुए 6 चुनाव में 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ले? मुझे तो यह 3 तलाक और हलाला का मामला लगता है। बीजेपी हमेशा नीतीश को 3 तलाक दे देती है और नीतीश हलाला करवाने लालू के पास चले जाते हैं और हलाला करवाकर फिर से बीजेपी के पास आ जाते हैं। लगता था कि इस बार बीजेपी निकाह नहीं करेगी नीतीश से, लेकिन जाने नीतीश में ऐसी क्या बात है कि उन्हें कोई इनकार कर ही नहीं पाता। चाहे जिस दरवाजे पर वह मुंह उठाए चले आए, स्वागत होना ही है। अब बात तो यह तय हो चुकी है कि नीतीश भले ही सबके हैं, लेकिन वह किसी के नहीं हैं। जिनको भी यह लगता है कि नीतीश हमारे हैं, यह उनकी गलतफहमी है। नीतीश सिर्फ कुर्सी के हैं। आज के समय में कुर्सी ही परम सत्य है।
बिहार में नंबर 1 की पार्टी लालू की राजद है, नंबर 2 पर भाजपा और नंबर 3 पर नीतीश की जदयू है। लेकिन नंबर 1 की पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं है। नंबर 3 की पार्टी के पास 16 सांसद हैं। जाहिर सी बात है, ये सभी मोदी के नाम पर जीत कर आए हैं, क्योंकि तब नीतीश भाजपा के साथ थे। अब इन 16 सांसदों का प्रचंड दबाव था नीतीश कुमार पर, जो जानते हैं कि बिना मोदी नाम के इस राममय वातावरण में इनका फिर से सांसद बनना असंभव है। यही सबसे बड़ा कारण और एकमात्र कारण है नीतीश के पाला बदलने का। लेकिन आप एक साथ ममता, नीतीश, उद्धव और भगवंत मान के इंडी से अलग-थलग हो जाने को संयोग मात्र नहीं कह सकते। अचानक इन सबका गठबंधन से छिटक कर दूर खड़े हो जाना कोई संकेत तो करता है। यह जो गठबंधन टूट रहा है, वह विभिन्न दलों की अपनी आकांक्षाओं और जमीन पर अपनी ताकत को गलत तरीके से आंकने से टूट रहा है। विशेषकर कांग्रेस की बेअंदाजी से टूट रहा है। इस समय राहुल गांधी की यात्रा के विषय में जानकारों का मानना है कि वह जिम्मेदारी से दूर भागने की कोशिश ज्यादा है। जिन राज्यों में वो भाजपा को पीछे धकेल सकते थे, वहां गठबंधन को गलत तरीके से हैंडल किया गया। इसकी वजह से यह टूटने की कगार पर है। अगर मायावती, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सभी एक साथ आते, तो यह भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ी चुनौती होती। इसी तरह बिहार में भी बहुत बड़ी संभावनाएं विपक्ष के लिए बन सकती थी, अगर सभी दल एक साथ भाजपा के विरोध में खड़े होते। लेकिन एकमात्र कांग्रेस, या यूं कहें कि राहुल गांधी को ताज पहनाने के चक्कर में सबसे खटपट हो रही है। राहुल की बात करें तो उन्हें पिछली यात्रा से क्या मिला? मध्य प्रदेश में जिन जिन जगहों से राहुल गुजरे, उन सभी जगहों पर कांग्रेस हार गई। राहुल को लेकर उनकी पार्टी में भी दो तरह की सोच वाले लोग हैं। एक धड़ा ऐसा है जो राहुल के नेतृत्व को उस तरह स्वीकार नहीं करता। इसी तरह गठबंधन के दूसरे दल भी राहुल को उस तरह से स्वीकार नहीं करते जैसा कांग्रेस चाहती है। यही वजह है जो ममता और केजरीवाल की तरफ से राहुल के नाम का नहीं, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव सामने आया था। दरअसल कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए गठबंधन की राजनीति नहीं की, जबकि भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए भी गठबंधन चलाया। 1977 में जनसंघ के जमाने से भाजपा विपक्ष में रहते हुए गठबंधन की राजनीति करती रही है। कांग्रेस को यह अनुभव बिल्कुल नहीं है। उसे तो एक छत्र राज करने की आदत पड़ी हुई थी, वो भी डिक्टेटर बनकर। सबको मिलाकर चलना या सभी दलों को इज्जत तवज्जो देना कांग्रेस को कभी आया ही नहीं। वो राजशाही में विश्वास रखते हैं और अभी भी वहां राजा का बेटा ही राजा बनता है, तो वो गठबंधन बनाकर कैसे चला पाते? राहुल गांधी का उद्देश्य था कांग्रेस को मजबूत करना, लेकिन यात्रा शुरू होते ही महाराष्ट्र में एक बड़ा विकेट गिर गया। फिर राहुल बंगाल पहुंचते हैं तो ममता राज्य में गठबंधन से इनकार कर देती हैं, और जब बिहार पहुंचते हैं तो वहां गठबंधन सरकार ही गिर जाती है और मुखिया भाग जाता है। अब ये बंदा भारत जोड़ रहा है या इंडिया को तोड़ रहा है, कुछ पता नहीं चलता। बस यही समझ में आता है कि जहाँ जहाँ पांव पड़े संतन के, तह तह बंटा ढार। अब तक गठबंधन के दो नेताओं ने सीट का बंटवारा किया है, और वो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव। ये दोनों ही राजनीति के लिए बने नहीं हैं, जबरदस्ती भिड़े पड़े हैं राजनीति में। एक को राष्ट्रीय स्तर पर पप्पू कहते हैं, तो वहीं दूसरे को प्रदेश स्तर पर। दोनों ही राजनीतिक ज्ञान से शून्य हैं। जब बोलने की जरूरत होती है तो चुप रहते हैं, और जब चुप रहना हो तो अनायास ऊल जलूल बोलने लगते हैं। संक्षेप में कहें तो दोनों ही फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। अब इनमें अगर गठबंधन हो भी जाए तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी क्या दुर्दिन आ गए हैं कांग्रेस के। नेशनल लेवल की पार्टी 80 में से 11 सीट पर चुनाव लड़ेगी और देश में नरेंद्र मोदी को हराएगी, सरकार बनाएगी। पता नहीं किस क्वालिटी का नशा करते हैं ये लोग। कहा है ना कि मनुज बली नहीं होता है, समय होत बलवान। किसने सोचा था कि कांग्रेस पार्टी के ऐसे भी दिन आएंगे जब वो शर्ट, स्टिकर और झोला बेचने लगेगी न्याय यात्रा का, और कोई खरीदने वाला नहीं होगा, बल्कि जनता खूब मजे ले रही है और हंसी उड़ा रही है। अब सोचते हैं कि गठबंधन में कौन बचा। लालू एंड सन्स, अखिलेश यादव, स्टालिन,
उद्धव ठाकरे, डी राजा, हेमंत सोरेन, शरद पवार, कुछ अन्य छोटी पार्टियां और कांग्रेस। कांग्रेस के सिवा ये सभी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनमें थोड़ा मजबूत स्टालिन की डीएमके है, जिसके 23 सांसद हैं। बाकी सब 2, 4, 5 सांसदों वाली पार्टियां हैं। तो ये 2, 4 सांसद भाजपा का क्या नुकसान कर लेंगे, कैसे भाजपा को जीतने से रोकेंगे, भगवान जाने। ऐसे में इस गठबंधन का भविष्य क्या होगा? लोकसभा चुनाव में विपक्ष सत्ताधारी भाजपा को कैसे चुनौती दे पाएगी, जबकि कांग्रेस खुद क्षेत्रीय दलों वाली स्थिति में आ गई है। पिछली बार तो 52 सीटें मिल गई थी, इस बार तो शायद 25 से ही संतोष करना पड़े। आज क्षेत्रीय दलों की तरफ से जैसे सिग्नल आ रहे हैं, उससे यही मैसेज जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का बिखराव शुरू हो गया है। क्योंकि अगर इन्हें भिड़ना था तो अंदर भिड़ते। इस तरह मीडिया के सामने लड़ना भिड़ना उनके और कार्यकर्ताओं के कॉन्फिडेंस को और भी रसातल पहुंचा रहा है। बिना नाविक के आपने कोई नाव देखी है जो उफनती नदी में उतरकर पार लग जाए? नहीं देखी होगी। बिना लीडर के यह गठबंधन नरेंद्र मोदी के लहरों की सुनामी में यदि उतरेगा तो इसे आत्महत्या ही कही जाएगी। अब किसी को शौक हो अपनी फजीहत कराने और डूब मरने का, तो उसमें हम और आप कर ही क्या सकते हैं। फिलहाल श्री राम के प्रताप से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तक तो यह सबसे बड़ा सवाल था कि पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा, लेकिन यहाँ तो चेहरा छोड़िए, एक साथ आने को भी दल राजी नहीं है। चुनाव से ठीक पहले यदि गठबंधन पूरी तरह टूट जाता है तो यही कहा जाएगा कि गठबंधन की बात करके सामने वाले को और भी मजबूत कर दिया गया। और यही सच है। भाजपा तो 2024 जीत कर बैठी थी, लेकिन गठबंधन के ऐलान से उसे चौतरफा साम दाम दंड भेद लगाकर सेटिंग करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब भाजपा को 350 प्लस से कोई नहीं रोक सकता। गठबंधन का आभार है कि उसने भाजपा के खाते में 50-60 सीटें और जोड़ दी। अब इसे राम की कृपा न कहें तो क्या कहें। अपने यजमान का इतना साथ तो प्रभु राम देंगे ही ना। हम तो मान कर चल रहे हैं कि अगर अयोध्या के कार्यक्रम में यह सभी विपक्षी आ गए होते तो कहानी कुछ और होती। हारते, लेकिन इज्जत से हारते। लेकिन अब भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय निकल गया है। जय श्री राम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।